रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा स्पेशल अभियान नोएडा 2021 यह उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने नोएडा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खास तौर पर किसान, अध्यापक, डॉक्टर और इंजीनियर और उद्यमी सब लोग हमारे इस अभियान में साथ जुड़े हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं शिक्षक पुरस्कार प्राप्त छोटेलाल चौहान जी से, जो मामूरा गांव से हैं और नोएडा बनने से पहले वो स्कूल से जुड़े थे। उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया। आज हम अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। चौहान साहब ये बताइए कि नोएडा बनने से पहले आपने शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, तो कैसे पढ़ाई लिखाई आपने शुरू की इस दौर में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक ऐसा है जी। हाँ, अब मैं कुछ जवाब अपना उत्तर दे रहा हूँ। हाँ जी। तो सन 1965 में जी 26 फरवरी सन 1965 में मेरी पहली नियुक्ति बिल्कुल बिहड़ इलाका था हमारा, सरफाबाद गांव के अंदर हुई थी। अच्छा। और उसके बाद में सरफाबाद में मैंने 2 साल शिक्षण कार्य किया। उसके बाद में फिर मैं चौरा पहुंच गया था सन 1968 में, 68-67 में। जी जी। और चौड़ा मैंने 22-23 साल चौड़ा गांव में टीचिंग किया, क्योंकि हमारा क्षेत्र में शिक्षा का बहुत ही अभाव था। टीचर नहीं होते थे, बच्चे भी मतलब ये बड़ी मुश्किल से बुलाए जाते थे, आने जाने के कोई साधन नहीं थे। हम लोग पैदल जाते थे स्कूल या साइकिल के माध्यम से जाते थे जी। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। परंतु हमारे जो जब शिक्षक भी बहुत कम होते थे, किसी स्कूल में 1 होता था, किसी में 2 होते थे। तो उस टाइम जो है हम लोगों ने बड़ी ही मेहनत की। बच्चों ने हमारे साथ ही, ये विनोद शर्मा जो है ये मेरे ही मतलब चौथी में पढ़े थे, इन्हीं के गाँव में मैं पढ़ाता था चौड़ा में। जी जी। और उसके बाद में जो है हमारा गाजियाबाद या दिल्ली आने जाने कोई साधन नहीं थे। और जैसे नोएडा बना तो नोएडा में फिर हम लोगों ने, हमारी जमीनें चली गई बहुत जो है। ये अब तुम आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में। पहले स्थिति हमारे यहाँ बिल्कुल खादर था, कोई भी आने जाने के साधन नहीं होते थे। उस समय में प्राइमरी स्कूल से लेके जूनियर स्कूल तक कोई ज्यादा स्कूल नहीं थे। जूनियर स्कूल एक सिर्फ बड़ौदा के अंदर था और प्राइमरी हमारे 2-4 गाँव में गिने चुने में थे जी। बाद में ही हमारे यहाँ सदर सराय इंटर कॉलेज बना, उसके बाद में गढ़ी चौखली इंटर कॉलेज बना जी। तो उसके बाद में जो है करीबन ये समझो 75 में नींव डाली थी। हम उसमें गए थे, हमने देखा था संजय गांधी हमारे दलूपरा गाँव आए थे जी। तो हम भी उसमें गए थे वहाँ, क्योंकि उस टाइम में चौड़ाई बढ़ाता था जी जी जी। तो संजय गांधी ने को जो है, जो उनके पीए वगैरह थे, जो क्षेत्र के हमारे रामचंद्र बिटल जो थे, विधायक थे हमारे रामचंद्र बिटल जी। तो हम भी वहाँ मौजूद थे। तो हमारे सामने लोगों ने अपने हमारे इस नोएडा बुलंदशहर की, इसका बुलंदशहर में था जब क्षेत्र जी जी जी। तो इस सारी रूपरेखा संजय गांधी के सामने जो थे, हम वहाँ मौजूद थे, हमारे सामने रखी गई थी। और संजय गांधी ने जब कहा था कि हम इसके बारे में जो है और अब सोचेंगे, और इस क्षेत्र का इतना बड़ा एरिया, अब जो बुलंदशहर तक जो है जमीन खाली पड़ी है, यहाँ कोई आने जाने के कोई साधन नहीं है। उधर मेरठ डिस्ट्रिक्ट लगता था। खोड़ा जो है ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में था पहले। अच्छा, खोड़ा जो गाँव था ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में था, शहजाद की मेरठ में थी जी। इधर हमारा लास्ट गाँव बहलपुर था और इधर बुलंदशहर में था। मदनपुर ये जो वो है हमारा नयाबाद और हरौला, ये बॉर्डर पे थे। किला जो है वो दिल्ली में पड़ता था जी, तो कोई भी आना था। हमारा पुलिस स्टेशन सिर्फ एक होता था, वो था बिसरख। कहीं भी ना कोई पुलिस की व्यवस्था थी ना कुछ था। तो हमारे फिर रामचंद्र बिटल जी ने एक बिलट गांव बनवाया था, ये कोंडली से लेके बरौला तक। और रास्ता आने जाने के लिए लोगों ने मांग करी, सड़क के लिए कहते थे। तो जो उस टाइम बिटल जी ये कहते थे, अभी आप लोग सड़कों पर छिप जाएंगे, ऐसा समय आएगा। अच्छा। तो हाँ, उसके बाद में 76 में जब नोएडा की नींव बनी तो किला रेगुलेटर बनी, तो 3 सेल बनाए गए थे। जो नोएडा के 2 अधिकारी थे वो किला रेगुलेटर पर भाई आके उन्होंने अपने वहाँ कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले हरौला, नयाबाद
और ये इन लोगों की जो है जमीन का शुरुआत की था। लोग बाग ये सोच रहे थे भाई पता नहीं, तब उन्होंने कहा था कि ये जो है मतलब औद्योगिक क्षेत्र बनाएगा, नोएडा डेवलपमेंट ऑथोरिटी बनाया था नोएडा और औद्योगिक क्षेत्र के लिए। परंतु 5 साल के अंदर ही अंदर इन्होंने अपनी रूपरेखा थी, जब वहीं पे चिल्ला रहे ऑफिस, तभी ये रेजिडेंस में बदल दिया था। तो ये हमारे 12 में 12, 11 ये पहले शुरुआत है, 14, 15 तो ये रेजिडेंस में तभी चेंज किया था 80-81 में। उसके बाद में फिर ये अलॉटमेंट हुई। दिल्ली लोग बाहर के थे, जो क्षेत्र के लोग थे इनको पता ही नहीं थी कैसे फार्म भरना, क्या करना क्या नहीं करना जी। तो ज्यादातर ये सारे फैसले जो है जो शुरू में जो दिए ये सब बाहर के लोगों ने अपने अलॉटमेंट कराए थे, उनको मिले थे ये। तो तब से ही अब नोएडा में बहुत हाई उसमें पहुंच गया है। और तो जेवर को हम जो सबसे पिछड़ा होता हमारा बाद में आया था ये बुलंदशहर, मतलब बुलंदशहर जिले में था जेवर भी जी। तो हम तो कट के गाजियाबाद में हो गए थे और वो जेवर वगैरह ये वैसी में रहे थे पहले बुलंदशहर में ही। तो गाजियाबाद जिला बनने के बाद में जो तब ये जो है गाजियाबाद जिला बन गया। तो उसके बाद में फिर हमारा गौतम बुद्ध नगर ये जब डिस्ट्रिक्ट बना। तो आज की स्थिति में आप देख ही रहे हैं जी, हमारे नोएडा लोकमंच जो है इसने बहुत ही ज्यादा सहयोग हमारे शिक्षा में, सामाजिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा सहयोग किया है। और मुझे जो है राष्ट्रपति अवार्ड भी जो मुझे मिला था सन 2006 में, वो उस टाइम पे जो है बड़ी मतलब एक शान अनुभूति है कि मैं एक खादर का क्षेत्र बोलते थे हमारे यहाँ जी। जमुना हिंदन खादर के बीच में था कि हमें कोई साधन नहीं था। तो उन बच्चों के उससे और कुछ अभिभावकों के उससे और हमारे अपने परिश्रम से जो किया था, मुझे सन 2006 में राष्ट्रपति अवार्ड प्रतिभा पाटिल जी ने दिया था शिक्षक दिवस पर। अच्छा ये बताओ गुरुजी, जब ये नोएडा बनने से पहले आपको कभी गाजियाबाद जाना हो या दिल्ली जाना होता था, कैसे जाते थे मामूरा से? हम ऐसा जाते थे जी, गाजियाबाद तो हमारी छजार की पड़ती है जो, तो यहाँ पर हिंडन नदी है जी। तो हिंडन नदी पर नाव के ठेके छूटते थे, जो वहीं के लोग लेते थे, नाव से आना जाना होता था। अच्छा। फिर जीटी रोड पर जो है जब बांध था, वो एक रोड थी नगर वाली, या उस पुल से जाते थे। अच्छा। और दिल्ली के लिए बहुत बाद में जो है हम पहले जो है पोखरा जाते थे या तो या पटवर्धन जाके बैठते थे। अच्छा। उसके बाद में फिर यहाँ हमारे यहाँ कौंडली जो है, जब ये कल्याणपुरी वगैरह बसी जी, त्रिलोकपुरी कल्याणपुरी, जब इनका डेवलपमेंट हुआ तो तब पटवर्धन से फिर हमारे कौंडली आनी बस शुरू हुई। तो हमारा साधन था सिर्फ कौंडली जाकर बस में बैठना और दिल्ली जाना। या लोग बाग जो है जो सर्विस करते थे, ये दूध वाले थे, ये सब साइकिल से दिल्ली आया जाया करते थे। तो हम भी साइकिल से काफी जाते थे, का हम भी प्रयोग नहीं कर रहे थे। आपने पढ़ाई कहाँ की गुरुजी, जब यहाँ पे शिक्षा की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी? प्राइमरी अपने मामूरा गाँव में 5वीं तक। अच्छा। 8वीं तक फिर मैंने जो है बड़ौदा जूनियर हाई स्कूल था, सन 57-58 में मैंने वहाँ किया था। उसके बाद में फिर कहीं और साधन नहीं थे, या कौंडली था, इधर दिल्ली जाने को हमारे कोई नहीं था साधन। तो फिर हमें गाजियाबाद नजदीक पड़ता था, तो साइकिल से ही हमने गाजियाबाद संबोधिया कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने इंटर किया सन 1962 में। और इंटर करने के बाद में फिर मैं 65 में जो अन टीचर लग गया था। और फिर 70 में मैंने गवर्नमेंट ने मुझे ट्रेनिंग कराई थी। उसके बाद में मैं फिर मैंने करीब 40 साल पूरे साथ 40 साल टीचिंग किया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, इस समय जो शिक्षा में बदलाव है या जो शिक्षा व्यवस्था इस समय है, एक प्राइवेट है, एक सरकारी है? नहीं, देखो जी, आज की डेट में प्राइवेट भी और सरकारी भी, मतलब सरकारी में शिथिलता तो होती है परंतु प्राइवेट का स्थिति जो है वो नोएडा के अंदर अच्छी है। ये जो विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, और हमारे जो ये गवर्नमेंट के जो स्कूल है बेसिक के, आजकल इनकी स्थिति भी सुधार में है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो हाई क्वालिफाइड है। और
बच्चे जो है वो लोअर क्लास के इन स्कूलों में होते ही हैं। तो आज के दिन में शिक्षा का स्तर जो है गिरा नहीं है, नोएडा के अंदर अच्छा है। अच्छा, अपने 44 साल जो आपने पढ़ाया, 40 साल के आसपास, तो कोई ऐसा कोई अनुभव या ऐसा संस्मरण सुनाओ जिसे सुन के आपको गर्व होता हो कि जब आपने पढ़ाया और कोई ऐसा मौका आया हो जब आपने शिक्षा का मतलब वो स्तर पार किया हो, ऊंचाई हो। ऐसा मुझे अनुभव ऐसा था कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मुझे अनुभव एक हुआ था कि मैं पीटी का मैं काम कर टीचर भी था। मतलब जब से तो टीचर सब काम वही कराते थे। तो सबसे पहला मुझे अनुभव हमारे यहाँ मित्रा की जो है 50 लेवल के खेल हुए थे और 14 के बच्चे जो है मैं लेके गया था, लड़के को लड़कियों को, पीटी वगैरह में, कबड्डी में, सब में। तो वहाँ पर जिले में जो है मतलब ब्लॉक में मेरी टीम जो फर्स्ट आई तो मुझे बहुत अनुभव हुआ। उसके बाद में मैं बच्चों को अपने उनको बुलंदशहर लेके गया। अच्छा, जिले लेवल पे। उसके बाद फिर मैं मेरठ लेके गया। अच्छा, तो मेरे बच्चे जो है वहाँ से फर्स्ट में जो स्कूल में रिकॉर्ड कह रहे, फर्स्ट आया, सेकंड आया, आपका जिला जो अच्छा लाया, ऐसे थे। तो मुझे उस टाइम बहुत ही अनुभूति हुई थी। मैं एक देहात का शिक्षक, मतलब एक पिछड़े इलाके से बड़ा बड़ा हूँ और आज मेरा नाम जो है कमिश्नर में मेरठ मंडल पे भी हुआ है। तो मुझे ऐसे सर्टिफिकेट बहुत मिले थे। तो उन्हीं की वजह से ही जो विभाग ने जो फाइल बनाई थी तो सभी उन कार्यों के टीचिंग के लिए, उसके लिए मेरा अपना काम जो है विद्यालय में अनुशासन का ऐसा था कि शायद मैं अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। इतना मुझे था कि मेरे जो भी अधिकारी थे, जो बड़े बड़े DI थे पहले, फिर BS हुए, मेरे जो वे सब रिमार्क लगा के जाते थे, मुआयना करके जाते थे। तो मैं भी ये सोचता था कि इन्होंने अधिकारी ने मुझ में ऐसे क्या गुण देख लिए कि इतनी वो कर रही है। तो ऐसी सब चीजें जो है मैंने अपने जीवन में करी है। खुशी का माहौल मेरे जीवन में रहा, कभी मैं निराशा नहीं हुआ। पहला स्कूल, उसके बाद में मेरा दूसरा कार्य है। अब दो बात आप बताइए। फाइल वगैरह जो थी तो राष्ट्रपति को प्रेषित की गई कि मतलब इलाहाबाद स्तर से। और तब मुझे जो है ये आप सब के विनोद शर्मा जी हैं और भी मेरे साथी हैं, बच्चे हैं, उनकी वजह से मुझे ये राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त हुआ। तो बहुत ही अच्छी अनुभव हुआ मुझे। बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि एक पिछड़े इलाके के शिक्षक होते हुए और मेरे क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी मतलब लहर रही, बहुत खुशी की। बहुत दिन तक मेरे पास जो है वो आते रहे, बधाई पत्र आते रहे। मुझको बहुत स्कूलों में जो है मुझे जिले लेवल पे भी बुलाया गया, मेरा वहाँ भी स्वागत किया गया, उसके बाद स्वागत किया गया। तो बहुत ही अच्छी अनुभवी हुई थी, अनुभूति अच्छी मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। अच्छा, दो बात अब और। एक तो ये कि नोएडा बनने के बाद अभी आपके मन में कोई ऐसी बात है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम अधूरा है और ये काम अगर हो जाए तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात ये कि जो नए अभी जो है जो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना शिक्षक के लिए जी, अभी वो जो है वो सही कारगर से नहीं हो रही है। शिक्षक में भी ये इसलिए शिथिलता है कि शिक्षक को कैसे वोटर में लगा दिया, आपके इलेक्शन में लगा दिया, आपके घर सर्वे करके लाओ उनमें लगा दिया, आज भी वो स्थिति है। तो अगर इनमें गवर्नमेंट शिक्षक को सिर्फ शिक्षक बना दे, शिक्षक को शिक्षक का कार्य सौंप दे, तो मैं मानता हूँ जैसे आज जब शिक्षक है, जब हम लोग इंटर थे, कोई 10वीं पास था, कोई 8वीं पास भी थे, हमारे जो हेडमास्टर थे वो 8वीं पास भी थे। तो अगर शिक्षक को थोड़ी सी मतलब उससे वैसी जिम्मेदारियां सेलेक्ट कर दिया जाए तो शिक्षा में बहुत सुधार हो सकता है। वैसे शिथिलता है। और दूसरी बात ये जो नए शिक्षक आ रहे हैं आज के दौर में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूंगा जी, जैसी उनकी शिक्षा होती है, पहले अभी लोकमंच के कार्यक्रम में विनोद शर्मा जी, हमारे भाई सक्सेना जी तो मुझसे बहुत पहले जुड़े हुए हैं, जबकि नोएडा में आए थे। तो स्टार्टिंग का ही मुझे मेंबर समझ लो, या सक्सेना जी का मैं साथ रहा हूँ। तो उस समय के राज समय शिक्षक मिलते हैं, मैं शिक्षकों से यही कहता हूँ भाई तुम अपनी जो एजुकेशन है, तुम्हारी जो शिक्षा है, इसका प्रयोग करो। और जैसे दिल्ली के अंदर सुधार हो रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में,
तो मैं तो अपने साथी शिक्षकों से यही कहता हूँ, भैया तुम्हारी एजुकेशन अच्छी है, वो है, अब तुम इसको सुधार लाकर इन गरीब बच्चों का इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी तुम्हें है इसके प्रति जो है तुम सजग रह के पाइए कर। तो उनका ये जवाब होता है जी हमें फुर्सत ही नहीं होती, हमें कभी वहाँ लगा देते हैं, कभी वहाँ लगा देते हैं। मानी भाई अब राज इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो शासन ईश्वर की बात है। तो ये है जी, हम तो अब भी प्रेरित करते हैं शिक्षक को, और आज स्थिति सही है, वैसे शिक्षक की उपस्थिति भी सही है। जैसा मैं कभी जाता हूँ, देखता हूँ, और उनका कार्यक्रम भी अच्छा होता है, बच्चों में जागरूकता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि स्कूलों में जो पहले पीटी का, फिजिकल एजुकेशन पे, योगा पे, इन पे बड़ा फोकस रहता था, इस पे क्या अब कम हो गया है या इसको बढ़ाने की जरूरत है? ऐसा है ना जी, पहले जमाने में, उस समय की जब मैं बात कर रहा था, हाँ जी, जो आजकल जो है अभी हमारे भाई सत्याना जी भी को चलाते हैं, जब एनजीओ चल रही है, तो इसमें भाई ये शिक्षण नीति करो, ये जाके वहाँ पीटी करवाएगा, ये जाके वहाँ बच्चों को सामान्य ज्ञान देगा, ये जाके नहीं। पहले हम लोग ही चाहे 2 टीचर होते थे या 3 टीचर होते थे, जब से मतलब जब ज्यादा था रुचि थी खेल कूदों में, और अच्छे खिलाड़ी होते थे बच्चे आज की अपेक्षा हमारे इनमें। देखो मैं जो गवर्नमेंट ये है प्राइमरी उनके तो मैं कहता नहीं, और वो अपने किसी लेवल से क्या कराते हैं, परंतु हमारे स्कूलों में जो पहले खेल होते थे, बाल सभा होती थी, और जो कबड्डी होती थी, लंबी कूद होती थी, और जो पीटी होती थी, वो खेल आज नहीं होते। वही वो आज नहीं होते हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सिलेबस, अब जो पहला सिलेबस था, जो अब सिलेबस है, उनमें भी बदलाव है ना? ये इस सिलेबस में कोई पहले गूढ़ ज्ञान था, आज गूढ़ ज्ञान नहीं है सिलेबस में। पहले जिसको कहते थे गूढ़ ज्ञान है, बच्चे को जो है जो भी चीज जब कराई जाती थी या बताई जाती थी, आज भी IAS अफसर जो है वो रिटायर्ड हो लिए हैं, उनकी भाषा और जो आज के IAS अफसर है उन्हें मिला देख लो 0/0 जाएगी। तो गूढ़ ज्ञान था। बिल्कुल। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है गुरुजी, आखिरी सवाल ये है कि नोएडा बन गया, किसान की स्थिति और किसान के बच्चों की स्थिति क्या है, इस पे भी आप अपनी बात रखिए। बस ये बात बताता हूँ, नोएडा बनने के बाद में हमारे किसान की हालत जो है वो जो है बच्चों की कोई हाई स्टैंडर्ड पर नहीं है। जो अच्छी एजुकेशन या जो देखिए मिसाल आपको तो सब जगह होता है, आपको बात तो सब जगह होता है। हो सकता है किसी किसानों के 2-4 बच्चे, 2 बच्चा कोई सफलता प्राप्त कर रहा हो, पर तो ज्यादा संख्या में नहीं है। हमारे उन बच्चों का जो ध्यान है ये है, हमें जमीन के लिए पापा को इतने करोड़ मिला है, इतना हमारा किराए का मतलब वो हो गया है, इतना हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हमें क्या जरूरत है। तो इस पर ध्यान जो है उन बच्चों का जो है वो गलत मिसयूज हो रहा है हमारे नोएडा क्षेत्र में। नोएडा क्षेत्र में बहुत मिसालें बता सकता हूँ, जहाँ जो कोई ये कहता हो अगले ये सब गलत है, मैं उसे साबित करके दिखा दूंगा। पहले किसानों के बच्चों में और आज के में जो पहले हम लोग थे जी, जो रिटायर्ड लोग हो गए अच्छे अफसरों से, उनमें आज के बच्चों में धरती आसमान का अंतर है। जी जी जी। पहले हम लोगों को कुछ सुविधा भी नहीं थी जी, घर में कोई ऐसा मतलब किसान के पास पैसा भी नहीं होता था, परंतु फिर भी अपनी मेहनत के साथ लोग हैं जो पैदल जा जाके गाजियाबाद पढ़े हैं, दादरी पढ़े हैं, दिल्ली पढ़े हैं, ऐसे ऐसे थे। आज नहीं, आज तो घर के पास में अगर कोई पब्लिक स्कूल है, बच्चा गाड़ी में ले जाएगा, गार्जियन तो सुबह गाड़ी में लेकर आएगा। तो ये स्थिति पहले समय में और आज में अंतर हो। पैसा ही होता चाहिए ज्यादा, पैसा इतना नहीं था उस समय में। जी 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 जी। तो इससे नोएडा के आने से, जमीन जाने से, पैसा मिलने से शिक्षा में किसान के बच्चों को, कोई किसान के बच्चों ने को सुधार नहीं किया। आपने समय दिया है रेडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। समय क्या है, धन्यवाद। तो ठीक है, ठीक है गुरु। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक छोटेलाल चौहान जी को, जो 1965 में सरफाबाद गांव की प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, और उन्होंने नोएडा के स्कूलों में 40 साल तक शिक्षा दी बच्चों को,
और राष्ट्रपति के शिक्षक पुरस्कार तक पहुंचे। ऐसे शिक्षक, और उन्होंने नोएडा को कैसे बढ़ते देखा, किस तरह की स्थिति में लोगों को देखा, वो सब आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ही और लोगों को हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।